हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और फेमा का मतलब द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि फेमा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फेमा में कितने सेक्शंस थे? 49 सेक्शन थे और बहुत ही सिंपल सेक्शन थे जो हर एक को आसानी से समझ में आ जाते थे। फीचर्स इसके क्या क्या हैं यहाँ पर? दीज प्रिजम्पशंस ऑफ मेंसूरिया एंड अमेंडमेंट हैव बीन एक्सक्लूडेड इन फेमा। तो यहाँ पर मेंसूरिया और उकसावे के इन अनुमानों को फेमा में शामिल नहीं किया गया था। न्यू टर्म्स इन फेमा, इसमें नए टर्म्स क्या दिए गए? टर्म्स लाइक कौन कौन से टर्म्स ऐसे दिए गए जो बताए गए? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले द प्रोविज़न ऑफ फेमा में क्या किया गया? इनकम टैक्स एक्ट कि फेमा के प्रावधान के अनुसार कि निवासी शब्द की परिभाषा में आयकर अधिनियम के अनुरूप है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रेसिडेंट को डिफाइन किया गया है। अब एक पर्सन को रेसिडेंट बनने के लिए भारत में 182 दिनों के लिए एक पैमाना रखा गया, मेजरमेंट रखा गया कि आपको 182 डेज़ इंडिया में रहना ज़रूरी है। और जो व्यक्ति आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत क्या कहते हैं नॉन रेसिडेंट होने के योग्य हैं, उसे भी इस अधिनियम के लिए एक नॉन रेसिडेंट माना जाएगा फेमा के आवेदन के संबंध में। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे माना जाना चाहिए वो पूरी तरीके से क्या करेगा? 182 डेज़ नहीं रहा होगा। अगर 182 डेज़ के क्राइटेरिया में आ रहा है तो हम उसे रेसिडेंट की डेफिनेशन में मान लेंगे। तो और क्या क्या चीज़ें फेमा में आई? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, सर्विस, इन सब को फेमा में डिफ़ाइन कर दिया गया और बाकायदा पूरे सेक्शंस में इनको लिख दिया गया कि पूंजी खाता लेन देन, चालू खाता लेन देन, सेवा और सभी शर्तों की फेमा में शामिल कर दिया गया। ऑथराइज पर्सन को कहाँ पे दिया गया? तो बैंकों, मुद्रा परिवर्तन, बैंकिंग यूनिट्स को शामिल करने के लिए ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन को सेक्शन 2C में डिफ़ाइन कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फेमा में जो किया गया 49 सेक्शंस रखे गए, ऑथराइज पर्सन को डिफ़ाइन किया गया, रेसिडेंट को डेफिनेशन को पूरी तरीके से बताया गया और सभी चीज़ें चाहे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो, चाहे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो, सर्विस, सबको डिफ़ाइन कर दिया गया। फेमा में पनिशमेंट कितनी रखी गई? यह अपराध को दीवानी अपराध माना जाता है जो दंड के रूप में कुछ राशि के साथ ही दंडनीय है। कारावास केवल तभी निर्धारित किया जाएगा जब कोई दंड का भुगतान करने में विफल रहेगा। हम उसको इम्प्रिजमेंट तब देंगे जब वो क्या करेगा? फाइन की रकम को डिपॉजिट करने में असमर्थ होगा। और ये ऑफेंस किस तरीके का माना जाएगा? सिविल ऑफेंस माना जाएगा। और दंड की मात्रा फेमा के तहत जुर्माने की मात्रा को काफ़ी कम करके शामिल राशि का 3 गुना कर दिया गया है। अपील, फेमा के तहत अपील कहाँ करेंगे? अपीली प्राधिकरण विशेष निदेशक को अपील करेंगे। निर्णायक प्राधिकरण और विशेष निदेशक अपील के आदेश के खिलाफ अपील अगर करेंगे तो कहाँ पे करेंगे वो भी बता दूँ आपको, अपीलान ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और इसके खिलाफ अगर अपील होगी तो कहाँ पे जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, सेक्शन 17, 18 और 35 में। तलाशी और जब्त करने की, सर्च और सीजन करने की शक्ति किसको दी गई है? फेमा में स्पष्ट रूप से अपीलांट जो होगा, अपील करने वाला होगा, वो कानूनी व्यवसायी होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। धारा 32 के अंतर्गत जो सहायता लेने के लिए उन्हीं को हम कैपेबल मानेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या एडवोकेट्स होंगे या फिर लीगल प्रैक्टिशनर होंगे। और यहाँ पर तलाशी और जब्ती के दायरे की और शक्ति को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। देखिए, जब फेमा आया तो बहुत नए कॉन्सेप्ट जोड़े गए, जैसे इसे सिविल ऑफेंस के अंतर्गत माना गया, जुर्माने की रकम को 3 गुना केवल किया गया। अपील के अधिकार को हाई कोर्ट तक जाने से पहले 2 अथॉरिटीज़ के पास और जाना होगा। सर्च और सीज करने की शक्ति को काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दिया गया। केवल लीगल प्रैक्टिशनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही आप सहायता लेकर क्या कर सकते हैं? फेमा के अंतर्गत सूट को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को फेरा से चेंज किया गया। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।